एंड वेलकम बैक टू वस्ती क्लासेस। ये जनरल एंट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट फिर से होने वाला है। इसके पहले भी मैंने सेम डायलॉग बोला था कि जनरल एंट्री का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन ये सेगमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि हमें बिजनेस एक्सपेंडिचर करने के टाइम पे कैसे वहां पर एक्सपेंडिचर की एंट्री पास करनी है और कैसे वहां पर इनकम की एंट्री पास करनी है। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि हमें एंट्री कैसे पास करनी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एंट्री में हमने एक्सपेंडिचर जो करना है वो अब तक हमने पे नहीं किया है या वो एक्सपेंडिचर हमने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया है तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक ऐसे अगर मैं एक्सपेंडिचर की जगह पे इनकम की बात करता हूं तो एक ऐसा इनकम जो मैंने रिसीव कर लिया था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अगर वो इनकम आपको टाइम से पहले रिसीव्ड हो गई है या इनकम आपको अभी तक रिसीव्ड ही नहीं हुई है तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, आज का डिस्कशन। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि हम एंट्री कैसे पास करिए। कुछ बेसिक टर्म्स आपको पहले मैं जरूरी है कि आपको समझा दूं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर में बहुत क्लियर बताया था और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो टू टाइप का अकाउंटिंग सिस्टम होता है। पहला अकाउंटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो पहला अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अकाउंटिंग अगर मैं पूरा लिख दूं तो अकाउंटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और अकाउंटिंग सिस्टम को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एक्रूवल्स अकाउंटिंग, एक्रूवल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल्स बेसिस। अभी एक्रूवल्स बेसिस का मतलब जान लेते हैं। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर का है उसे हमें उसी ईयर में अपने अकाउंटिंग ईयर में बुक करना है। मतलब कि जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई अगर हम सैलरी का पेमेंट करते हैं, अब हम सैलरी का पेमेंट करते हैं और सैलरी हमारे पास जो होती है ये हमारे पास में लिखा हुआ है अप्रैल, फिर हमारे पास में लिखा हुआ है मई, फिर हमारे पास में लिखा हुआ है जून, फिर हमारे पास में लिखा हुआ है जुलाई। अभी हमारे जो बिजनेस की टेंडेंसी ये है कि हम अप्रैल मंथ की सैलरी जो है वो मई मंथ के 10th ऑफ मई को पे करते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ की जो 10 तारीख होती है उस डेट को हम पेमेंट करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम मई की सैलरी जो है वो हम उसकी पेमेंट की बात करें तो वो सैलरी हम पेमेंट करेंगे 10th ऑफ जून को। इसी टाइप से अगर हम देखते हैं तो जो 10th ऑफ जून की सैलरी है उसे हम पे करते हैं 10th ऑफ जुलाई को। ठीक ऐसे ही है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जब हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि 31 दिसंबर हम अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे वो चलन से बाहर हो रहा है और हमें फाइनेंशियल ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर मानना है तो 31 मार्च जो होता है, 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि जो 31 मार्च मतलब कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि हर महीने की जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ की 10 डेट को जो है वहाँ पे पेमेंट हो रही है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग ईयर है वो लास्ट डेट है, ये हमारे अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट 31 मार्च और इसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चले जाएंगे। ऐसे केस में हो क्या रहा है, ऐसे केस में हो ये रहा है कि हमने जो यहाँ पर 31 मार्च को सैलरी पेमेंट करनी थी वो सैलरी तो हम नेक्स्ट मंथ की 10th को पे कर रहे हैं, मतलब हम अप्रैल 10 को सैलरी पे कर रहे हैं। अभी अप्रैल 10 को सैलरी पे करने का मतलब बहुत क्लियर है कि हम अप्रैल 10 को जो सैलरी पे कर रही है तो हम नेक्स्ट ईयर में सैलरी पे कर रहे हैं और वो सैलरी इस ईयर की है। ऐसे ही सिस्टम से निपटने के लिए यहाँ पर एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को बनाया गया है और एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में लिखा हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर का होगा उसे हम उसी ईयर में बुक करेंगे। जैसे कि यहां पर एक्सपेंडिचर जो सैलरी का है हमने वर्कर से तो काम करा लिया है और वो काम हमने इस अकाउंटिंग ईयर मतलब कि 31 मार्च तक के अकाउंटिंग ईयर का था और पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर में की है, तो आपको पेमेंट को भूल जाना है और आपको एक्सपेंडिचर उसी ईयर में बुक करना है जिस ईयर में वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ है। तो हमारा खर्चा हुआ है यहां पर। अब ऐसे खर्चे को अगर आप देखेंगे, एक्सपेंडिचर को आप देखेंगे तो पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर को कर रहे हैं, जबकि आपने 31 मार्च को अकाउंट बना लिया। तो ऐसे में एक्सपेंडिचर जो आपने कर दिया है और आपने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में उसकी पेमेंट नहीं की है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको बता देता हूं। द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बट पेमेंट नॉट येट मेड। अभी तक आपने एक्सपेंडिचर तो इनकर्ड कर दिया है, आपने तो वर्कर से काम करा लिया है, खर्चा हो गया है, लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। इसके अलावा भी हो सकता है कि भाई एक्सपेंडिचर जो मैंने अपने किसी एम्प्लॉयज को टाइम से पहले सैलरी दे दी, मतलब एडवांस सैलरी दे दी, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर जो इस ईयर से रिलेटेड है, भले आपने उसका पेमेंट किया हो या आपने पेमेंट ना किया हो, कि कोई इनकम है आपने इस साल उसे रिसीव करनी थी, आपने इनकम जनरेट कर ली है लेकिन आपको अभी तक उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बना रहे हैं तो एक सिंपल सी टैगलाइन आपको याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर जो इस ईयर से रिलेटेड था, आपने इस ईयर में एक्सपेंडिचर कर दिया है, आपने उसका पेमेंट भले नेक्स्ट ईयर में किया लेकिन आपको
आपको उस एक्सपेंडिचर को इसी अकाउंटिंग ईयर में दिखाना है। ठीक ऐसे ही जो आपने इनकम रिसीव करनी थी, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं कहीं से इनकम जनरेट करता था और इनकम मेरे को नेक्स्ट मंथ की 10 को मिलती थी, ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो इनकम मैंने जनरेट की है वो भले मुझे नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट ईयर की 10th को मिलेगी, लेकिन उस इनकम को आपको इसी ईयर में बुक कर लेना है, क्योंकि वो इनकम आपने इस ईयर में जनरेट की है, इस ईयर में कमाई है। तो इसी सिस्टम को जो जिस ईयर में हुआ है उसे उसी ईयर में रखना है। कैश को छोड़ देना है कि आपको कैश मिला है या आपने कैश पेमेंट नहीं की, लेकिन आपको चेक करना है कि इनकम या एक्सपेंडिचर जो इस अकाउंटिंग ईयर से, जो करंट अकाउंटिंग ईयर है, जिस ईयर की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जिस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल एंट्रीज लेजर हम बना रहे हैं, उसी अकाउंटिंग ईयर में उसे हमें बुक कर लेना है, भले ही पेमेंट कैश में आपने किया हो और आपको कैश इनकम वाले केस में मिली हो चाहे ना मिली हो। उसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एक बेनिफिट ये है कि हमें बिजनेस के एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है कि भाई हमने जो एक्सपेंडिचर था इस ईयर में किया था, अब उसकी पेमेंट हम भले नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं, लेकिन इस ईयर में एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, लॉस कितना हुआ ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग की, तो ये बहुत ईजी अकाउंटिंग है। इस अकाउंटिंग में करना ये है कि भाई आपने जब कैश पेमेंट की तब आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर तो आपका अप्रैल मंथ का था, लेकिन आपने उसे मई में पे किया, ठीक ऐसे हम बढ़ते चले गए। और जब हम 31 मार्च को आते हैं तो 31 मार्च के जो सैलरी का एक्सपेंडिचर था वो आपने नेक्स्ट मंथ की 10th को किया है, तो आपको यहां पर 31 मार्च से कोई मतलब नहीं है। जब आपने पेमेंट किया है कैश बेसिस, मतलब जिस दिन आपने कैश का पेमेंट, जब आपने कैश का नेगोशिएशन किया, फिर चाहे आपने पेमेंट किया हो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में और चाहे आपको मिली हो, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है कि जब आपको कैश मिलेगी जिस अकाउंटिंग ईयर में, उसे उस अकाउंटिंग ईयर में ही उसे हमें बुक करना है। ऐसा भी होता है कि भाई आपने किसी को सर्विसेज दे दी और उसका जो अमाउंट है आपको 2 ईयर्स के बाद मिला। कई बार हमारा पैसा फंस जाता है, तो आपको एंट्री जब 2 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा तब आपको इनकम दिखाना है। ये आपको कब करना है? जब आप कैश बेसिस अकाउंटिंग बना रहे हैं। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको वो 2 साल पहले जब आपने वहां पर इनकम जनरेट कर ली थी, मतलब आपने किसी को पढ़ाना शुरू किया और आपको ट्यूशन फीस नहीं मिली, लेकिन आपने वो इनकम जनरेट तो कर ली थी, तो ऐसे केस में आपको इनकम उसी 2 साल पहले बुक कर लेनी है अकॉर्डिंग टू एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ यहां पे कर दिए हैं, और ये डिस्कशन क्यों की है इसकी वजह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग बहुत आसान है, मैं आपसे कह रहा हूं टेक्निकल बिल्कुल मत होइएगा, आपको एकदम आसान शब्दों में समझना है, और मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैश बेसिस मतलब जब आपको कैश मिले या आप कैश पेमेंट करो तब रिकॉर्ड करना। ये फुल्ली रिकग्नाइज्ड अकाउंटिंग मैं आपको बता दूं सिस्टम नहीं है, इसे बहुत कम जगहों पर यूज़ किया जाता है, और हम जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे अपने डबल एंट्री सिस्टम में जनरल एंट्री बनाने में, वो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको कैश पेमेंट या कैश रिसीप्ट से लेना देना नहीं है। एक्सपेंडिचर किस ईयर में हुआ है या इनकम किस ईयर में आपने जनरेट की है, जिस ईयर में जनरेट की है, जिस ईयर में एक्सपेंडिचर हो गया है, भले आपने पेमेंट कैश में नहीं किया, भले आपको कैश नहीं मिली, लेकिन एक्सपेंडिचर या इनकम जिस पर्टिकुलर टाइम में हुआ है उसी दिन उसे बुक कर लेना है, उसका हमें वेट नहीं करना है कैश का पेमेंट या कैश रिसीव करने का। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो डिस्कशन आज का आपने थंबनेल देखा है कि आज का डिस्कशन हम करने वाले हैं कि भाई एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, एडवांस, ये क्या होता है, ये सारे टेक्निकल टर्म बहुत आसान तरीके से हम देखेंगे। मैं अपने इस टोटल जो सेगमेंट को है 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा और आपको आने वाला है एकदम आसानी से समझ में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक लॉजिकल थिंग जो आपको पता है, मैं आपसे बार बार रिपीट करता हूं, अकाउंट्स की यही एक यही स्पेशलिटी है कि चीजें आपको पता होती हैं लेकिन वो टेक्निकल टर्म में पता नहीं होती। अभी मैं जो लिखूंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो हमें पता था, लेकिन आज मैं टेक्निकल टर्म में आपको समझाऊंगा। एक्सपेंडिचर, अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो 31 मार्च मान लेते हैं 2020 को क्लोज हो जाता है, ठीक है। 31 मार्च जो है, आप मैं लिख दिया मैंने 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, ये हमारा लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर है। अब एक्सपेंडिचर या तो 31 मार्च तक के मान लेते हैं हमने पे कर दिए थे तो हम उसे लिख देंगे पेड, लेकिन एक्सपेंडिचर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 31 मार्च का एक्सपेंडिचर था आपने उसे अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो मैंने आपसे भी थोड़ा देर पहले एक लाइन बोली है, द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बट नॉट येट पेड। अभी तक मतलब 31 मार्च तक, यहाँ पर अभी तक का मतलब भी समझना है, अभी तक मतलब कब तक, क्योंकि हम आज खड़े हैं 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि आज हमें अपने अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट है, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है, हमें अपने बैलेंसेस निकालने हैं, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है। ऐसे केस में हमने 31 मार्च को चेक किया तो हमने देखा कि भाई एक एक्सपेंडिचर था और वो एक्सपेंडिचर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर हो गया, आपने उसका पेमेंट भी कर दिया है। लेकिन एक्सपेंडिचर तो हो गया, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, और जब किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट ड्यू डेट को नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि वहां पर आपने एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं किया, तो उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को मैं लिख देता हूं
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया है। इसके अलावा एक और एक्सपेंसेस हो सकता है, वो टाइम से पहले हो सकता है कि भाई आपके यहाँ वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। पहले केस में आपने देख लिया टाइम पे पेमेंट कर दिया, दूसरे केस में आपने देख लिया वर्कर का जो एक पर्टिकुलर टाइम था वो पूरा हो गया है, एक मंथ पूरा हो गया और आपने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की है। इसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, जहाँ पर आपने पेमेंट नहीं की है। लेकिन वहीं एक तीसरा एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम कहते हैं कि वर्कर को आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। कोई वर्कर आपके पास में आता है और कहता है कि साहब मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगले महीने की सैलरी क्या आप मुझे दे देंगे। ऐसे केस में अगर आप सैलरी यहाँ पर जो पहले केस में आपने देखा कि टाइम पे दिया, दूसरे केस में तो आपने सैलरी दी नहीं है, लेकिन तीसरे केस में आपने सैलरी उसे टाइम से पहले दे दी है। इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस है, अपने एक्सपेंसेस टाइम से पहले पे कर दिया है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। और मैं इतना लंबा नहीं लिख के इसे शॉर्टकट में लिखूंगा, जिसको टेक्निकल टर्म से हम कहते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। ये मैंने लिख दिया प्री पेड एक्सपेंसेस। तो प्री पेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस पेड, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आज आपको समझने हैं। इसे हम एक्सपेंसेस के टर्म में देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा है वीडियो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड है। पहले एक्सपेंडिचर की सारी एंट्रीज देखेंगे और फिर इनकी मैं आपको एंट्रीज दिखाऊंगा इनकम की। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर चाहे वो पे हो गया हो 31 मार्च तक, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो मतलब पेड नहीं हुआ 31 मार्च तक, या आपने टाइम से पहले 31 मार्च तक अगले कई इस साल का अगले कई महीने का पेमेंट कर दिया, जिसे हम कहते हैं प्री पेड एक्सपेंडिचर। अब एक लॉजिकल थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, मैंने आपको बताया मॉडर्न अप्रोच, जहां पर हमारी लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उस लायबिलिटी को हम करते हैं क्रेडिट। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उस एसेट्स को हम करते हैं डेबिट। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद कर लेने हैं और आपका काम हो जाने वाला है आसान। अभी देखिए हुआ क्या है, जब हमें एक्सपेंडिचर का पेमेंट, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना था और आपने उसी डेट को पेमेंट कर दिया। ऐसे केस में जब एक्सपेंसेस जिस डेट को होना था और उसी डेट को या उसी मंथ में या उसी अकाउंटिंग ईयर में आपने पेमेंट कर दिया, ऐसे केस में हमारे ऊपर मतलब कि बिजनेसमैन के ऊपर, अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करते हैं तो आपके ऊपर में कोई भी लायबिलिटी अराइज होने नहीं पाती है, क्योंकि एक्सपेंसेस का पेमेंट टाइम पर हो गया। आपको पेमेंट करना था इलेक्ट्रिसिटी का, वर्कर्स की सैलरी, वर्कर्स के वेजेस का पेमेंट, कमीशन, जो भी पेमेंट करना था आपने पेमेंट टाइम पे कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंसेस ही है, टाइम पे पेमेंट हो गया, मतलब लायबिलिटी अराइज नहीं हुई। और जब लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो इसे हम एक्सपेंसेस ही बोलेंगे। और मैंने लिख दिया है कि अगर हम टाइम पे पेड हो गया है तो हम उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार समझिए इसे। दूसरा, अगर आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैंने आपको बता दिया कि नॉट येट पेड, इसका मतलब होता है नॉट येट पेड का मतलब होता है कि अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया। और अगर अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया जो कि नियर फ्यूचर में पे होगा, अभी तो आपने पेमेंट नहीं किया, कब तक, मतलब 31 मार्च तक आपने पेमेंट नहीं किया। ऐसे केस में इस एक्सपेंडिचर के लिए अब एक लॉजिकल चीज मैंने आपसे कहा, आपको पता है, आपको बस समझना है कि भाई आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेमेंट करनी थी, आप नहीं करते हैं। आपको सोचना है कि अगर हमने टाइम पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर दी तो एक्सपेंडिचर है। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की है और आपको पे कर देनी चाहिए थी, ऐसे केस में आपके लिए लायबिलिटी हुई कि एसेट्स हुई, तो डेफिनेटली इसका आंसर ये है कि भाई ये तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई कि हमें तो पेमेंट करनी चाहिए थी और हमने पेमेंट नहीं की। ऐसे केस में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है वो डेफिनेटली हमारे लिए है लायबिलिटी। और मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, ये लायबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर एक्सपेंडिचर जो है वो हमने टाइम पे पूरा नहीं किया है तो वो एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है, जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इस लायबिलिटी का जो नाम है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आपने टाइम से पहले, आपने मार्च महीने में ही, अप्रैल में जितने भी मंथ की सैलरी हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयज ने मांगी थी एडवांस में, वो हमने पेमेंट कर दी। अब ऐसे केस में हुआ ये कि आपने वर्कर से बिना काम कराए वर्कर्स को सैलरी एडवांस में दे दी है। ऐसे केस में आपने वर्कर से फ्यूचर में काम कराना है और आपने जो सैलरी एडवांस में दे दी है, इस एडवांस सैलरी को ही हम कहते हैं कि हमने प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया है वहाँ पर। ये हमारे लिए होती है एसेट्स। तो इसे हम कहते हैं एसेट्स है कि भाई हमें पैसा लेना है, अब हमें उन वर्कर से पैसा लेना है। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनसे हमको काम कराना है, हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, और इसे ही हम कहते हैं कि वो हमारी एसेट्स है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपेंसेस, यहाँ पर मैंने लिखा है लायबिलिटी, यहाँ पर मैंने लिखा है एसेट्स, और ये मैंने एक ही आइटम है एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए होते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मैंने उन्हीं के लिए लिखा है। और अब आप 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट देख पा रहे हैं। अगर टाइम पे पूरा हो गया है तो उसे हम एक्सपेंसेस ही ट्रीट करेंगे, उसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टाइम पर पेमेंट करना था, आपने पेमेंट नहीं किया, जिसे हम नॉट येट पेड कहते हैं, जिसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, और आपको पेमेंट करना था, आपने पेमेंट नहीं किया, हमारे लिए लायबिलिटी है, इसे हम लायबिलिटी बोलेंगे। और आपने टाइम से पहले ही किसी को पेमेंट कर दिया, जिसे मैंने लिखा है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और ये है आपके लिए एसेट्स। तो टेक्निकल टर्म है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखना है कि इसमें हम एंट्री कैसे पास करेंगे। मैंने यहां पर हिंट लिखा है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी
और एसेट्स इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हमें बोलना करना है क्रेडिट, और अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे हमें करना है डेबिट। इसके अलावा भी आपको पता है कि एक्सपेंसेस जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होंगे उस एक्सपेंसेस को हमें डेबिट ही करना होता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी डेबिटेड। तो हमें एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, तो यहाँ पर इसे नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करना है, मैंने आपसे कह दिया क्योंकि एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि लायबिलिटी है क्योंकि इंक्रीज हो रही है, और मैंने आपसे कहा कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको उसे करना होगा क्रेडिट। लेकिन यहीं पर अगर आप देखते हैं दूसरे केस में कि आपने टाइम से पहले पेमेंट किया है तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमें उसे करना होता है डेबिट। यहां पर आपको गोल्डन रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लगाना है, मॉडर्न अप्रोच से आपको समझना है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब इसकी एंट्री पास करनी है। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और करके देखते हैं। चलिए अब मैं इसे यहाँ से गायब कर देता हूँ, आप इसे लर्न कर लीजिए क्योंकि मैं इसी स्पेस में यहाँ पे आपको एंट्री करके दिखाता हूँ कि एंट्री कैसे करनी है। अब एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि मान लेते हैं सैलरी पेड लिखा हुआ है, सैलरी पेड लिखा हुआ है और सैलरी पेड का अमाउंट है 10,000 रुपीज़। अब इस 10,000 के केस में हमारे लिए सोचना है, ये एंट्री आपसे बनती है, फिर भी एक बार बना के देख लेते हैं। सैलरी पे हुआ तो हमारे लिए एक्सपेंसेस था, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, और बिजनेस से सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, पेमेंट होगा तो कैश में पेमेंट होगा। आपने एंट्री पास की है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये हमने जो एंट्री पास कर दी है ये भी हमने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे ही पास की है कि एक्सपेंडिचर हुआ, आप कैपेबल थे कैश में पेमेंट करने के लिए, आपने कैश में पेमेंट कर दिया, और ये अमाउंट है हमारे पास में 10,000 रुपीज़। बहुत बढ़िया, 10,000 का पेमेंट हो गया, ये हमारे पास पहला केस सॉल्व हो गया, और ये हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कशन भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आज का कंप्लीट डिस्कशन तो हमारा इसके ऊपर है, और अभी एक्सपेंसेस के बाद इनकम के बारे में भी बात करेंगे। तो सैलरी है, अभी हम बात करते हैं सैलरी, लिखा है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारे पास में ₹10,000। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सैलरी आपको राम को पेमेंट करनी थी, श्याम को पेमेंट करनी थी। मुझसे कई सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर सैलरी पेड टू राम लिखा है, किसी का नाम लिखा है। आपको नॉमिनल अकाउंट में किसी के नाम से मतलब नहीं है, आपको सिंपली सोचना है कि आपने सैलरी का पेमेंट किया तो आपके बिजनेस में एक्सपेंडिचर हुआ है और बिजनेस से कैश गोज आउट हुई है। राम, श्याम, मोहन किसी के नाम से भी मतलब नहीं है जब हम पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। एक बात क्लियर है कि बिजनेस में एक्सपेंडिचर तो हुआ है, आपने वर्कर से काम तो कराया है, मतलब बिजनेस का एक्सपेंडिचर तो हुआ ही है। तो ऐसे केस में जब बिजनेस में एक्सपेंडिचर होता है तो उसे हम सैलरी अकाउंट डेबिट तो करेंगे ही करेंगे। लीजिए मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। अब सैलरी अकाउंट डेबिट आपने कर दिया क्योंकि बिजनेस का खर्चा था, आपने खर्चा कर दिया है, वर्कर से काम करा लिया है, एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया है, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट कैश में नहीं की। तो मैंने आपसे कहा कि जब पेमेंट कैश में नहीं होती तो उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और ऐसे केस में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि हमारी लायबिलिटी हमें पेमेंट करना है। और मैंने आपसे अभी थोड़ा देर पहले यहाँ एक डायग्राम बनाया था जिसमें लायबिलिटी इंक्रीज होने पर उसे मैं करता था क्रेडिट, और यहाँ पर इस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपको लिख देना है टू, मैं शॉर्टकट लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने आउटस्टैंडिंग को ओएस सैलरी लिख दिया है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे टू थोड़ा दूर लिख देता हूँ, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी है और उसका अमाउंट है 10,000 रुपीज़, और इसी को हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने सैलरी का पेमेंट यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन वो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर में ट्रीट हो गई है। और अगर आप इन दोनों एंट्री में डिफरेंस देखते हैं तो आपको डिफरेंस क्लियर दिखेगा कि भाई आपने सैलरी का पेमेंट किया था तो कैश, लेकिन आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। और मैंने आपसे कहा लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, और देखिए यहाँ पे मैंने इसे क्रेडिट कर दिया है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट एक ना एक दिन आपको करना ही पड़ेगा, अपनी लायबिलिटी को मीट आउट करना पड़ेगा। आपको पता चल गया है कि हमारी लायबिलिटी कितनी है। वहीं अगर मैं तीसरा केस लेता हूं कि प्रीपेड सैलरी हमारे पास लिखा हुआ था, और प्रीपेड सैलरी है, किसी वर्कर ने हमसे प्रीपेड सैलरी की डिमांड कर ली थी और वो अमाउंट हमारे पास 10,000 रुपीज़ है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बता दिया प्रीपेड सैलरी आपके लिए इनकम है, आपके लिए माफ़ कीजिएगा आपके लिए एसेट्स है, और ऐसी एसेट्स के केस में हमारे बिजनेस में हुआ क्या, हमारे बिजनेस में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तो एक्सपेंडिचर वर्कर से कराया ही नहीं है, हमारे बिजनेस में तो खर्चा हुआ ही नहीं है। जब एक्सपेंसेस हुआ नहीं और फिर भी वर्कर ने पेमेंट ले ली हमसे कैश में, तो ये मेरे बिजनेस की एसेट्स है, और ऐसे केस में मैं एंट्री पास करूंगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। ये लीजिए प्रीपेड सैलरी अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, और क्यों डेबिट कर दिया वजह मैंने लिखी है कि क्योंकि प्रीपेड मतलब आपने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया है, और जब आप टाइम से पहले सैलरी का पेमेंट कर देंगे तो आपके लिए एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे हमें करना है डेबिट। मामला क्लियर। और आपने पेमेंट कौन से फॉर्म में किया है, आपने किया है आपके बिजनेस से गया है कैश बाहर, तो दूसरा अकाउंट आपको देखना है कि व्हाट गोज आउट, और डेफिनेटली कैश गोज आउट, और आपने एंट्री पास कर ली है प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर प्रीपेड सैलरी
एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो अभी हुआ ही नहीं है, वर्कर ने तो काम किया ही नहीं है, एडवांस में सैलरी ले ली है और इसलिए हमारी एसेट्स है, हमने एसेट्स को डेबिट किया है। यहाँ पर इस एसेट्स का नाम प्रीपेड सैलरी है और बिजनेस से कैश बाहर गई है। दैट्स इट। ये हमारे एक्सपेंसेस की 3 डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये आपको आने चाहिए। अभी तक देखें तो हम लोगों ने एक्सपेंसेस के 3 डायमेंशन और अकाउंटिंग सिस्टम को फिर से रिकॉल किया, जिसमें एक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा है और ये एंट्री आपको समझनी है। सैलरी लिखा हो, रेंट लिखा हो, कमीशन लिखा हो, वट एवर द एक्सपेंडिचर इज देयर, जो भी एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो सैलरी सैलरी और यहाँ पर सैलरी, तो आप सैलरी है, कमीशन है तो आप कमीशन यूज़ कर सकते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको आप कर सकते हैं और आप एंट्री को कर सकते हैं यहाँ पर पास। और ये हमारे लिए है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की एंट्रीज। और अब आपको डेफिनेटली ये कंसेप्ट आ गया है समझ में। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दूसरे, जिसे हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे बिजनेस में एक्सपेंडिचर ना होता, इनकम होती तो क्या करते। और इनकम के केस में अगर आपको ये एक्सपेंडिचर वाली कहानी आ गई है समझ में, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आप समझ सकें इनकम। और इनकम के केस में भी आपको बिल्कुल ठीक यही 3 कंडीशन देखनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। इनकम है हमारे पास में और इनकम के केस में आपको देखना है कि भाई 3 ही पार्ट होते हैं। या तो इनकम आपको रिसीव्ड हो गई है, अगर रिसीव्ड हो गई है तो उसे हम इनकम बोलते हैं। ये मामला क्लियर है। इनकम मैं लिख सकता हूँ, इनकम आपको नॉट रिसीव्ड है, नॉट येट रिसीव्ड, मतलब आपने इनकम जनरेट तो कर ली है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे। और एक तीसरा केस हो सकता है जिसे हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको फिर से समझना है। अब आपको देखना है, अब यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि भाई इनकम जो आपने टाइम पे, मैं मान लेता हूँ कि मैंने कहीं किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है, वो चाहे शेयर्स में हो, चाहे मैंने अपनी बिल्डिंग को किराए पे उठाई है, चाहे मैंने किसी को वहाँ पर किसी के यहाँ वर्क करता हूँ तो मुझे वहाँ से सैलरी मिलता है, कहीं कमीशन मिलता है। तो इनकम का मतलब हो गया कि जो आपको मिलता है, आपको लिए बेनिफिशियल है। और इनकम यहाँ पर पहले केस में मुझे मिल गई है तो इनकम को मिल गया। मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट है, इनकम को हमें करना होता है क्रेडिट, और इनकम आपको मिल गई है कैश के फॉर्म में। तो इनकम मिल गई, आप इनकम को कर दीजिए क्रेडिट और कैश मिल गया। मैं इसकी एंट्री यहीं पे आपको बना के दिखाऊं। अगर लिखा हुआ है कि, अगर लिखा है कि मान लेते हैं कि आपको लिखना था कि कमीशन, चलिए कमीशन को हम इनकम मान लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ था और कमीशन रिसीव्ड था ₹10,000। तो आपने कुछ नहीं करना है, कमीशन रिसीव्ड हो गया है तो आपको करना ये है कि आपको कमीशन में कैश रिसीव्ड हुआ है और आपने एंट्री पास कर दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और आपको ये एंट्री आती है, मैंने सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बताया, अभी मैंने आपको बताया है। क्योंकि आपको कैश मिला है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो डेफिनेटली आपको कैश मिला है और इस कैश में आपको इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। हम सारे ही इनकम और प्रॉफिट को करते हैं क्रेडिट और यहाँ पर इनकम का नाम है कमीशन। आपने कमीशन को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट। इतना ही एंट्री है, ये आपसे बनती है आज का सेगमेंट। तो नॉट येट रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर मुझे इनकम जो मैंने कमा तो ली है लेकिन अभी तक मुझे वो मिली नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सैलरी मुझे भी अगले महीने की 10 तारीख को मिलती है और वो सैलरी किसी भी मंथ की हो, तो जिस मंथ की सैलरी थी वो मैंने कमा ली है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसे केस में जो चीज़ मेरी है, मतलब मुझे जो कमा चुका हूं मैं, वो मुझे मिलना ही है, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, और वो मुझे मिली नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे केस में जो इनकम आपको मिलनी थी और अभी तक आपको मिली नहीं है, ये आपके लिए कहलाती है, आपके बिजनेस के लिए कहलाती है आपकी एसेट्स। और एसेट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बन रही है, मतलब कि इंक्रीज हो रही है। और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच उसे हमें करना होता है डेबिट। अब ऐसे केस में करना क्या है कि भाई इनकम जो थी वो नॉट येट रिसीव्ड लिखी है, और ऐसे केस में अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि कमीशन ₹2000 नॉट येट रिसीव्ड लिखा हुआ है, नॉट येट रिसीव्ड लिखा हुआ है, इसे हम बोलेंगे क्या। अभी आपको एक और इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, फिर मैं आपको एंट्री बताऊंगा। अगर कोई भी इनकम जो आपको टाइम पे जो आपने रेंडर्ड कर ली, मतलब आपने जो इनकम अर्न कर ली है लेकिन आपको अभी तक मिली नहीं है, तो इसे हम कहते हैं द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने इनकम तो अर्न कर ली क्योंकि आपको उस महीने की सैलरी तो आपकी पक गई, आपको उस महीने का कमीशन तो आपको मिलना चाहिए था। तो इसे हम कहते हैं कि द इनकम विच इज अर्नड, अर्न मतलब आपने अर्न कर लिया है, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। और ऐसे इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम, ACCRUED, एक्रूड इनकम हम इसे टेक्निकल टर्म में कहते हैं। और यहाँ पर टेक्निकल टर्म है एक्रूड इनकम, जो आपको मिल जानी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली है। ऐसी इनकम को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्रूड इनकम कहते हैं। और एक्रूड इनकम हमारे बिजनेस की होती है एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज होने पर हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि आपने इनकम कमा तो लिया है लेकिन आपको अभी तक वो कैश में नहीं मिला है। तो ऐसे केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे, एसेट्स इंक्रीज हो रही है और आप लिख सकते हैं एक्रूड, आपको इनकम
इनकम की जगह पे जो इनकम है उसका नेचर लिख देना है। यहाँ पे इनकम का नेचर कमीशन है, तो आप लिख सकते हैं एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, ये लीजिए। और कमीशन आप कमाए हैं, आप कमीशन कमा रहे हैं, मतलब कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट है और आप कमा रहे हैं, आपकी इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट में जो हम कमाते हैं उसे हम करते हैं क्रेडिट, तो आप कर देंगे टू कमीशन। आपको नीचे एक्रूड नहीं लिखना है क्योंकि वो तो आपने कमीशन कमाया ही है, वो तो हमारी इनकम है और इनकम को हमने करना होता है क्रेडिट, और कमीशन आपने कमाया तो कमीशन आपका हो गया इनकम, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको इसे करना है क्रेडिट। लेकिन एक्रूड है क्योंकि आपकी एसेट्स अभी तो आपको मिला नहीं है, आपका अधिकार राइट हक है, आपको मिलेगा, और ऐसे में आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, उसे आपको करना है डेबिट। और ये है कि जब हमें कोई इनकम टाइम पर ना रिसीव्ड हो तो उसे हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड इनकम, और ये एंट्री भी आपको अब अच्छे से बनने लगी है। थर्ड, रिसीव्ड इनकम इन एडवांस। आपने इनकम तो रिसीव कर ली, करनी भी थी, लेकिन आपने टाइम फिर पहले रिसीव कर ली। ठीक वैसे ही जैसे आपने अभी थोड़ा देर पहले अपने वर्कर को टाइम से पहले सैलरी का पेमेंट किया था, उसे ज़रूरत रही होगी, आपने पेमेंट कर दिया। ऐसे कई बार होता है कि हमें इनकम टाइम से पहले रिसीव हो जाती है, आप डिमांड कर लेते होंगे जहाँ पर आपको इनकम हो रही है कि भाई हमें टाइम से पहले दे दो। अब इनकम टाइम से पहले लेने का मतलब होता है द इनकम विच इज़ नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, मतलब आपने इनकम अभी तक कमाई नहीं है, क्योंकि कमाते तो था जो आप वहाँ पर सर्विसेज दे दिए होते, अभी तक आपने इसकी सर्विसेज दे दी है, आपने एडवांस में पैसा ले लिया है। और एडवांस में पैसा लेने का मतलब होता है कि अगर आपने किसी से बिना काम किए वहां से एडवांस में ले लिया है कुछ, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक्निकल टर्म में से हम, अकाउंटिंग टर्म में से हम कहते हैं लायबिलिटी। तो यहां पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये आपको अब समझना होगा कि अगर किसी चीज का पेमेंट आप एडवांस में लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच लायबिलिटी इंक्रीज होने पर हमें करना है उससे क्रेडिट, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, आपने इनकम रिसीव्ड कर लिया है, कैश मिल गया है, लेकिन आपने इनकम कमाई नहीं है। दुविधा बड़ी खतरनाक है, यहां पर कमा लिए कैश में नहीं मिला, यहां पर नहीं कमाए कैश में मिल गया, तभी तो वो लायबिलिटी है कि आपने कैश ले लिया है, ठीक है। अभी आपको कैश में मिल गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको पेमेंट करना है, क्योंकि आप ऑब्लिगेशन टू पे है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपने लिया है आपको उसके बदले काम करना है, पेमेंट करना है। अब ये आपके लिए लायबिलिटी हो गई। अब लायबिलिटी के केस में अगर वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और वो लायबिलिटी इनकम नहीं रिसीव्ड होने की वजह से बढ़ रही है, तो इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड लायबिलिटी। इसे हम बोलेंगे अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब हो गया, अन मतलब नहीं, अर्न्ड मतलब कमाया, जो अभी तक हमने नहीं कमाया है। तो अगर कोई इनकम आपको टाइम से पहले रिसीव्ड हो रही होगी तो उसे हम बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम, इसे हम बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम। ये ठीक वैसा ही है जैसे यहाँ पर इनकम जो हमने कमा ली थी और हमें मिली नहीं थी उसे हमने बोला था एक्रूड इनकम, ठीक वैसे ही अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है कि आपने इनकम कमा ली है, आपने इनकम नहीं कमाई है लेकिन आपने उसका पैसा एडवांस में ले लिया है। अब ऐसे केस में मैंने आपसे क्लियर कर दिया कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि लायबिलिटी को हम करेंगे क्रेडिट, और यहां पर हमारी लायबिलिटी है टू अनअर्न्ड कमीशन। आपको एक लाइन में लिखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, तो आपको पता चल गया कि टू क्या करना है आपको। तो टू अनअर्न्ड कमीशन को आपको जनरल एंट्री में क्रेडिट करना है। तो डेबिट किसे करना है? अरे भाई आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, तो क्या रिसीव कर लिया? तो आपने कैश रिसीव कर लिया, बिजनेस में आया है कैश और हमें डेबिट कर देना है व्हाट कम्स इन, तो आप डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, और हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमें क्रेडिट करना है, और जो भी अमाउंट होगा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इनकम जो है, कमीशन है, सैलरी है, रेंट है, वट एवर यू हैव, और आप इससे एंट्री पास कर सकते हैं और आपको निजात मिल जाएगी सारे ही डाउट जो आपके अभी तक थे। इन वीडियोज़ को देखकर बहुत आपको मजा आएगा, एक बार में नहीं तो दो बार में, दो बार में नहीं तो तीन बार में, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको और मुझसे डाउट पूछना है। मैं आपके डाउट के आंसर देने की भरपूर कोशिश करता रहा हूं अभी तक में। ये कंप्लीट सेगमेंट है जहां पर कैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड के बारे में हमने देख लिया। हमने देख लिया कि अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे एक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से वही बात मैं आपसे कहता हूं कि कुछ नया लेकर मैं फिर से आपके पास आऊंगा। इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगने पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।